सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम फिर NTPC के लिए आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि भाई हम पढ़ाएंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, इसकी तो 100% गारंटी है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको उसी लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं जिस लेवल का क्वेश्चन आपके NTPC के एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। तो चलिए उसी लेवल के प्रश्न को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति से किसी संख्या को 21 का गुना करने को कहा गया लेकिन उसने 12 से गुना कर दिया, जिसमें कि परिणाम सही मान से 198 कम आया। संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है कैसा संख्या बताइए। कहता है सवाल कि एक संख्या में एक व्यक्ति को कहा गया कि 21 से गुना करो, लेकिन वह आदमी उल्टा काम कर दिया, 12 से गुना कर दिया। अब कहता है जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आया। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई संख्या x रहा होगा, उसको कहा था कि जाओ इसमें 12 से गुना करो, इसमें 12 से गुना करो। सुनिएगा, उसमें कहा गया था उसको पहले 21 से गुना करने के लिए कहा गया कि 21 से गुना करो, लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या में 12 से गुना कर दिया। 21 से गुना करना था तो ऐसे करता, 12 से गुना कर दिया तो ऐसे किया। तो कहता है कि 198 कम आया। ऐसा कर दिया, ऐसा करना था तो कम आया कितना, 198। कम आया या ज्यादा आया, इसका मतलब है कि वो अंतर ही हुआ। दोस्तों 21x में से 12x घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9x बराबर 198। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 1 9 दूना 18, यानी x का वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा 22। यानी इस सवाल का आंसर आपका 22 तैयार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल का कहना यह है, तिस्ता, अच्छा नाम है किसी का, तिस्ता का वेतन सदैव टोरसा के वेतन का एक नियत भाग होता है। तिस्ता का वेतन सदैव टोरसा के वेतन का एक नियत भाग होता है। जब तिस्ता की आय 1625 रुपये थी तो टोरसा की आय 2125 रुपये थी, यानी इन दोनों में कंपटीशन हो गया है। अब कहता है यदि टोरसा को 2720 रुपया प्राप्त होता है तो तिस्ता को कितना मिलेगा। अब कहता है कि दोनों में जो वेरिएशन हो रहा है ना, वो सामान्य हो रहा है। पहले कहता है कि तिस्ता का आय अगर 1625 रहता है तो टोरसा की आय 2125 हो जाता है। बताइए, अगर तिस्ता का है 1625 तो टोरसा का है 2125, यानी यही रेशियो आगे भी चलेगा। तो सवाल कहता है कि अगर टोरसा का 2720 हो, टोरसा का नीचे लिखे तो यहां भी नीचे लिखेंगे। कहता है टोरसा का अगर 2720 हो तो तिस्ता का आय बताइए। तो तिस्ता का x मान लिए, यहां तिस्ता को ऊपर टोरसा को नीचे, उसी तरह तिस्ता को फिर ऊपर टोरसा को नीचे। कहता है कि दोनों में तो वेरिएशन सामान्य रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसी रेशियो में इसका आय चलते रहता है। अगर इसका इतना है तो इसका इतना, तो इसका इतना तो इसका इतना। अब चलिए, अगर हम 5 से काट लेते हैं दोस्तों तो ये कट जाएगा। 5 तिय 15, 5 दूना 20, 10 पचे 25, 5 चौका 20, 5 दूना 10 पचे 25, फिर 25 से भी कट जाता, 5 से काट लेते हैं। लीजिए 5 अट्ठे 40 पचे 25, 5 से काटे 5 छके 30 पचे 25, 5 से काट देंगे 13 पचे 65, 5 से काट देंगे 17 बार में। अब 17 से हम इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें बच गया है 13/17 बराबर x बट्टा है 2720। 17 से काट देंगे 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, शेष बचेगा हमारा 10, 2 उतरेगा 102, 17 छक्के 102, ये 0। अब 160 से 13 में गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 0 तो आएगा ही। अब
13 छके 78, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो 16 3 48 के 8 हासिल 4 और 16 1 16 4 20, यानी 2080 हो जाएगा हमारा तीस्ता का आय। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला सवाल है, कहता है क्रमानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। कहता है क्रमानुपात यानी वो संख्या क्रमशः होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। कहता है जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है, तो वैसा 4 गो ऑप्शन में से कोई ना कोई तो जरूर होगा। यानी कोई सवाल में किसी संख्या का चर्चा करे, कुछ शर्त दे दे और फिर वही संख्या आपसे पूछे, तो बाई ऑप्शन ऐसे सवाल को बनाइएगा। बाई ऑप्शन, क्योंकि जो चीज पूछा है वो ऑप्शन में जरूर होगा, तो हमें चलना है क्या, बाई ऑप्शन। चलिए बाई ऑप्शन, तो बाई ऑप्शन अगर इसको बनाते हैं तो ऑप्शन ए कहता है कि 5 और 6, दूसरा ऑप्शन कहता है बी कि 6 और 7 होगा, सी कहता है कि 7 और 8 होगा, और डी कहता है हमारा, डी ऑप्शन कहता है कि 9 और यहाँ 10 होना चाहिए, 9 और 1 लिख दिया गया है, गलत लिख दिया गया है। सुनिए, पहली बात कहता है कि पहली अंक का 3 गुना दूसरी के दुगना से 5 अधिक होगा। कहता है कि पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगना से 5 ज्यादा। पहले अंक का 3 गुना करिएगा, ये पहला अंक के 3 गुना करिएगा तो इतना, और दूसरा के दुगना करिएगा तो इतना, सॉरी 5 के तिगुना 15, 5 का तिगुना 15, 6 का दुगना 12। क्या ये 5 ज्यादा है? 12 से 5 ज्यादा है? नहीं, गलत। अगला देखते हैं, कहता है पहले का 3 गुना तो 18 हुआ, दूसरा का दुगना 14 हुआ। क्या इससे 5 ज्यादा है? ना, 4 ज्यादा है, यहो गलत है। पहले का 3 गुना तो 21 हुआ, दूसरे का दुगना तो 16 हुआ। क्या 5 ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, 5 ज्यादा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। आइए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन कहता है कि ये चौथा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि 1/3√3 प्लस 2, ठीक है। कहता है इतना के विभाजक का परमीयकरण करें। परमीयकरण करना है तो आपको पता है कि परमीयकरण में नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो इसका परमीयकरण करने का ट्रिक ये है कि नीचा से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज कर दीजिए, नीचा से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज कर दीजिए। एक ऊपर में है तो गुने में रहेगा, दू रहता तो दू भी गुने में। और नीचा में करिए दोनों के वर्गों का अंतर। सुनिए, परमीयकरण करने का ट्रिक सीखिए। नीचा से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचा में दोनों के वर्गों का अंतर हो जाएगा। तो नीचे में वर्ग करके अंतर करिए, इसका वर्ग करिएगा तो 3 का वर्ग होगा 9 और इसका वर्ग होगा 3, तो 9 या 27 आया, जबकि 2 का वर्ग होगा 4 और इसका अंतर लिखना है। 27 में से 4 गया कितना? 23, यानी बट्टा में 23। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 3√3 - 2/23, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला सवाल, प्रश्न कहता है 2 संख्या का म 11 और ल 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्या का म 11, जब भी 2 संख्या का चर्चा हो, ल म का चर्चा हो ना, तो वही फॉर्मूला जो सदियों से चलते आ रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम। बस इसमें ल म का चर्चा, एक संख्या देगा दूसरी पूछेगा, या हो सकता है दोनों संख्या दे, एचसीएफ दे तो एलसीएम पूछेगा। तो जो वैल्यू जहां दिया हुआ है मान रख दीजिए। 2 संख्या का म 11 है तो एचसीएफ 11 रख दिया, एलसीएम 330 है, एलसीएम 330 रख दिया। अब सवाल कहता है उनमें एक संख्या 55 है, चलो पहली संख्या ही मान लेते हैं 55, दूसरी संख्या हमें निकालना है। 11 से इसको काटे तो 5 बार में कटा, अब 5 से इसको काटे 5 6 के 30, 5 6 के 30, यानी दूसरी संख्या हमारा वही है 66 है।
ठीक है, चले आगे, आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। दोस्तों हमारा ये 5 नंबर 6 नंबर सवाल रिपीट हो गया था और यह सवाल 8 नंबर में भी रिपीट हो गया था टाइप करने में, तो मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो 5 जो पढ़े ना वही 6 में भी है। आइए हम 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि √30 प्लस √30 प्लस √30, ठीक है, प्लस इसी तरह √30 प्लस ... इसका मान क्या होगा। देख लीजिए, ऐसा सवाल जब भी आता है रूट पर रूट रहेगा। मैंने इस पर एक वीडियो पूरा बना रखा है, एक पूरा वीडियो इस पर बना दिया था और वो वीडियो वायरल भी हुआ है। दूसरा सबसे ज़्यादा व्यू होने वाला वो वीडियो है मेरे चैनल पर, तो सुनिएगा। यानी कि यहाँ तक 30 है ना, कोई ऐसा संख्या भी रहेगा जो टूटने वाला नहीं होगा, उसके लिए भी मैंने बना दिया है। तो अगर पूरा बेसिक से इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, घातांक करने में मिल जाएगा। और चलिए उसका मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को दे देने का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब सुन लीजिए, यहाँ से सीख लीजिए। जब एक ही गो संख्या लगातार रूट के अंदर बार बार लिखा हुआ हो और ... लगा हुआ होना चाहिए, तो जो संख्या लिखा है उसको पकड़ के बाहर में लाइए और इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िएगा जिन दोनों गुणनखंड में अंतर 1 का होना चाहिए। इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है, इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है जिन दोनों गुणनखंड में अंतर 1 का होना चाहिए। तो दोस्तों 5 6 के 30 तोड़ दिए। अब 5 और 6 में अंतर कितना का है? 1 का है। तो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। इस बार आप बताइए कि यहाँ तो अंतर 1 में कर दिए 5 6 के 30, सवाल में प्लस 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 लगा हुआ है, तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा। और सवाल में अगर माइनस माइनस होता तो छोटा वाला यानी 5 आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसी सवाल में अगर माइनस माइनस रहता तब। जैसे चलिए एक छोटा सा सवाल और कर देते हैं इसी पर संबंधित, ताकि आपका क्लियर हो जाए डाउट। मान लीजिए √6 अच्छा, ऐसे सवाल में ... लगा हुआ पक्का रहेगा। अब देखिए 6 को लिखा, 6 के बारे में ऐसा 2 संख्या सोचना है, 6 को ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिन दोनों गुणनखंड में अंतर 1 का हो। तो 6 को तोड़िएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब आप देखना कि 6 को तो तोड़ दिया 2 तिहाई 6 में, सवाल में माइनस लगा है कि प्लस। सवाल में अगर प्लस लगा रहता तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, और माइनस लगा है तो छोटा वाला। माइनस है तो छोटा वाला यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल है और ये 8 नंबर भी वही रिपीट है, 6 5 8 एक ही था। तो हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 9 नंबर, 689 रुपये की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था? 689 रुपये में वॉशिंग मशीन बेचने पर उसने बेच दिया है 689 रुपया में, तो उसको लाभ मिला है 6% का। सुनिए, कोई भी वस्तु का अपना जो कीमत होता है वो 100% होता है। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा और उसने बेचा 689 में, तो 6% लाभ हुआ। 6% लाभ होने का मतलब हुआ कि वो 106% पर बेचा, यानी उसका विक्रय मूल्य हुआ 106%, जबकि विक्रय मूल्य 689 रुपया है। अरे दोनों विक्रय मूल्य हुआ इसलिए आपस में बराबर, 106% का वैल्यू हो गया 689। तो 100% का मान कितना? 689 बट्टा 106 गुना हो गया 100। इससे इसको काटे तो 6.5 बार में, यानी 650 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कहता है यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है?
एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है। और दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया था वो किलोमीटर में दिया था, इसलिए हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। भले आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दूसरे पेज में ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक ड्राइवर जो है कार को चला रहा है, वो चला रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। तो जान लीजिए 15 मीटर प्रति सेकंड, जब मीटर प्रति सेकंड की बात हो ना तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 तिहाई 15, तो अगर किलोमीटर में लाओगे तो 18 के पहाड़ा पढ़ना है, तो 18 तिहाई 54, यानी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। सवाल कहा है कि 3 घंटा 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी। ये 3 घंटा 20 मिनट को, ये घंटा है, मिनट है, इसको 60 से भाग लगाकर घंटा में ले आइए ना। अरे 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9 1 10, 10/3 घंटा में, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10/3 घंटा में कितना दूरी तय होगा। दूरी बराबर होता है भैया चाल गुना समय। घंटा से घंटा तब बजा दिए, और 3 से 54 को 18 बार में काटे, 18 दहाई 180 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल हमारा है 11 नंबर। कहता है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर, दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समांतर पटरी पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा या समय लगेगा। सुनिएगा, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करे, अरे दोनों ट्रेन सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हो गई, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करते समय उसे और अपनी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। यानी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना दोस्तों, तो लंबाई हमेशा जोड़ के, चाहे वो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में क्यों ना जा रही हो, दोनों एक दिशा में जाएगी तो भी लंबाई जोड़िएगा, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो भी लंबाई जोड़िएगा। लेकिन हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा और सेम डायरेक्शन में चाल घट जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी पार कर जाता है, इसीलिए चाल बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। सुनिएगा, समय पूछा है कि पार करने में लगा समय बताओ। अरे समय बराबर तो फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी से इसको सेट करना होगा। दूरी कहां से आएगा, तो दूरी वही होगा जो दोनों ट्रेन की लंबाई होगा। तो यहां पर एक ट्रेन का 210 और एक 250, 210 प्लस 250, ये हो गया मीटर में। दोनों की लंबाई क्या है, मीटर में। लंबाई हमेशा जोड़ना है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में क्रॉस करती है एक दूसरे को या अपोजिट करती तो भी लंबाई जुड़ता। अब चाल यहाँ तो कहा है विपरीत दिशा में, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ दीजिए, 130 और 110, 130 प्लस 110, ये तो चाल है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गड़बड़ है, किलोमीटर मीटर को नहीं काटेगा। अब चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी लिखना पड़ेगा। सुनिए, ऊपर 200 200 कितना हुआ, 400, 50 और 10 60, यानी 460 मीटर हुआ। और नीचे अगर हम बात कर ले 130 और 110, 240, ये 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में ला सकते हो। मीटर मीटर गया कट, 0 से 0 हो गया बस। अब अगर काटते हैं तो काट सकते हैं, 6 24 के आधा हो जाएगा 12 और 46 के आधा हो जाएगा 23। दोस्तों ये 18 ऊपर ही जाएगा, 23 गुना 18 रहेगा, और नीचे तो हमारा यही 12 गुना 5 रहेगा। तो चलिए 6 से काट सकते हैं इसको, 6 दूना 12, 36 18, ऊपर 23 23 69, नीचा 5 दूना 10, यानी 6.9 सेकंड हो जाएगा। सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड बचा हुआ था, 6.9 सेकंड हमारा आंसर तैयार है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
देखिए त्रिभुज ABC, अगला सवाल है 13, कहता है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है तो एरिया त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का रेशियो क्या होगा। मतलब बट्टा में जो दिया है यानी रेशियो ही दिया है। सुनिएगा, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC का चर्चा हुआ है ABC, और एक त्रिभुज PQR। इसमें कहता है कि दोनों तो समरूप है, त्रिभुज समरूप है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और आगे PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। AB 5 है तो PQ 3 है, तब कहता है कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR, इनका रेशियो। तो सुन लीजिए, यानी कि जब दो समरूप त्रिभुज होता है दोस्तों, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके यानी दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी कि इसका और इसका, ये दोनों संगत भुजा ही है, तो 5 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर लिखिएगा। ये अनुपात जो होता है यानी भुजा के वर्गों का अनुपात जो होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर हो गया 9, 25/9। आप चाहे तो इसे 25:9 भी लिख सकते हैं, लेकिन बटा में है तो कोई दिक्कत नहीं, बटा में ही रहने देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के सवाल को। अगला सवाल है 14 नंबर। प्रश्न कहता है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगी। बहुभुज सुनिएगा, यहां पर देखिएगा, ये वर्ग हो आए तो ये सब बहुभुजे हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कुछ भी। ये देखिए ये बहुभुज ही हैं। ध्यान देना, इसमें विकर्ण ये होता है, इसमें विकर्ण ये होता है। तो एक बात बताइए, इसमें कितने विकर्ण है? अगर ये चतुर्भुज है यानी भुजा की संख्या 4 है तो विकर्ण 2 है। एक फॉर्मूला लगाइए, n × n-3/2 विकर्ण निकालने के लिए। जैसे भुजा अगर 4 है तो 4 रखिए, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ 4 रखिएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और बट्टा 2, 2 से 4 को काटिए 2 बार में। यानी अगर विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। बहुभुज में विकर्ण की संख्या, बहुभुज में विकर्ण की संख्या n × n-3/2। तो सुनिए, अब यहां पर क्या बोला है हम लोग के सामने, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया। हम लोग के जो सामने है वो सवाल कहता है कि 27 भुजा वाला है कोई बहुभुज जिसमें भुजा की संख्या 27 है, तो उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी। यही फॉर्मूला रखना है, यहाँ रखना है 27 और फिर 27 में से 3 घटा के तो 24 और बट्टा में फॉर्मूला वाला 2, 2 से 24 को काटे 12 बार में, तो 27 × 12 गुना तो हो ही जाएगा, 12 से 84 के 4 हासिल 8 और 12 दूना 24, 8 32, यानी 324 वो विकर्ण हो जाएगा। सुन लीजिए कितने विकर्ण हो जाएंगे, 324 विकर्ण हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली।